मित्रों नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर वहीद अंसारी जी। इन्होंने उन्नीस कलिश संस्थान के पूर्व छात्र हैं और इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करते हुए यूपी कैडेट की परीक्षा उत्तीर्ण करके और नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी एजी करके और एग्रोनॉमी से एमएससी एजी करके नरेंद्र देव में एग्रोनॉमी से एमएससी एजी करके और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन प्राप्त किया है। इनका विषय एग्रोनॉमी ही है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि हमारे देश में हर व्यक्ति वहाँ एडमिशन पढ़ना चाहता है। वहाँ की प्रतिभाएं पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैली है। और हालांकि सौभाग्य की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अरबाज है, वो भी पीएचडी में है, और गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में आसिफ है, वो भी पीएचडी में है। तो ये सब जो कोचिंग के बच्चे जो विशेष कई संस्थान के बच्चे भिन्न भिन्न जगहों पे गए हैं, तो चूंकि ये गोला से ही पढ़ करके इन्होंने कंपटीशन निकाला है, उसके बाद आगे भी अच्छे कंपटीशन निकालते चले गए हैं। तो हम वहीद से ही पूछेंगे कि किस तरीके से गोला में तुमने पढ़ाई करके और कंपटीशन बीट करके और उसके बाद आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र हो, तो क्या क्या तुम्हारे सामने बाधाएं आई, क्या क्या तुमने स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या रणनीति अपनाई जिससे तुमने निरंतर सफलता की तरफ चढ़ते हुए और आज बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंच गए हो, जहां पर मेरे ख्याल से 30,000 रुपये तक भी तुमको मिलेंगे और आगे पीएचडी की डिग्री भी मिलेगी। तो मैं चाहता हूं 1 by 1 इसको पूरा विषय को वही रखिए ताकि हमारे जो छात्र हैं कृषि के गोला में रहते हैं, लखीमपुर के कृषि छात्र हैं, वो तुम्हारी स्टोरी से प्रेरणा पा करके और वो भी अपने उस रास्ते पर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम मोहम्मद वहीद है और मैं यहाँ कोचिंग पे 2014 बैच में आया। मैं कृषक समाज इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ और लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने जो 1 मंथ का क्रैश कोर्स चलता है तो उसमें यहाँ पे आया था। तो 1 महीने में मैं जब यहाँ पढ़ाई किया तो देखा काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है और फिर मुझे लगा कि हाँ अभी कुछ रह गया। मैंने एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट टाइम में मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था कैडेट का। फिर सेकेंड टाइम जब 2015 वाला 1 ईयर की कोचिंग की उनकी कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मेरा आचार्य नरेंद्र देव में सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मुझे बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ पे मिला और उसके बाद मैंने 4 साल की बीएससी की और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से काफ़ी अच्छी ज़्यादा परसेंटेज में मैंने अपनी डिग्री हासिल की और फिर उसके बाद मैंने फिर से कैडेट डाला जो एमएससी एग्रोनॉमी मुझे मिला फिर से आचार्य नरेंद्र देव में। तो आचार्य नरेंद्र देव में 2019 बैच में फिर से मैं बीएससी क्लियर किया, फिर एमएससी वहीं से अगेन ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने एमएससी करने के बाद अभी मेरा जो एमएससी कंप्लीट ही हुआ था 2021 में। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू यूनिवर्सिटी से और मेरा बांदा में ब्लॉक बड़ौखर खुर्द में वहाँ पे मैं ज्वाइन हो गया यूपीएसआरएलएम में। और फिर उसके बाद ही मैंने अभी एक एंट्रेंस का फॉर्म डाला था बीएचयू का। एक रेड का एग्ज़ाम होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि होता क्या है कि अगर आपका नेट निकल जाए तो नेट के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप जो है केवल फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फिर आपका इंटरव्यू बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा अगर इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा। तो वहाँ पे था क्या, केवल 2 सीटें थी और 42 पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे, 42 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और भाग्यशाली हूँ मैं कि और सर का मार्गदर्शन मिला मुझे। तो वहाँ पे 2 सीट्स में से 1 सीट मैंने हासिल की जो रेड के थ्रू एग्जामिनेटेड के थ्रू, वहाँ पे पीएचडी एग्रोनॉमी बीएचयू में मुझे एडमिशन मिला। हाँ अच्छा, तो अब ये क्या एडमिशन पा करके क्या महसूस कर रहे हो और आगे क्या लक्ष्य है, क्या करने का इरादा है आगे? चूँकि पीएचडी में भी रिसर्च होता है, कभी कभार लोग ज़्यादा समय ले लेते हैं पीएचडी में, उसके बाद एक अच्छी क्वालिफाई है डिग्री मिलने के बाद फिर आगे क्या इरादा है, क्या लक्ष्य है तुम्हारा ये करने का? सर अब तो हमारा टारगेट बिल्कुल आपके जैसा बन गया है कि मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करना है।
मतलब पहले तो ऐसे लग रहा था कि मतलब पढ़ाई करके छोटी मोटी जॉब ले लो, फिर अपना जो है लाइवलीहुड करो, जीवन यापन करो। लेकिन अब कुछ जैसे आप सर के जैसे मार्गदर्शन मिला और भी हमारे प्रोफेसर्स एनडी में मिले और बीएचयू में मिले, तो अब लगा नहीं कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग में जाना चाहिए। इसलिए मेरा पीएचडी का मोड हुआ, कुछ रिसर्च किया जाए, अच्छा किया जाए, ताकि हमारी जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, और हालांकि हमारे बीएचयू में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्या रिसर्च करेंगे, क्या सोचें आप। तो मैंने उनको बताया, इसीलिए वो काफ़ी हमसे ज़्यादा खुश हो गए और इंटरव्यू मेरा क्रैक हो गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम एक टॉपिक लिए हैं जिस पे हमारा रिसर्च होगा, 4 साल उसी पे रिसर्च हमारा चलेगा। अब वो जो है हमारे फार्मर्स के लिए जो ग्राउंड लेवल पे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, और ये निश्चित ही काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लाभदायक होगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी किसानों की। और एज ए आगे चल के मैं साइंटिस्ट हूँगा तो फार्मर्स की और स्टूडेंट की दोनों की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे जो भी हमसे हो सकेगा वो करूँगा, और आगे कुछ टीचरों का और या कुछ स्टूडेंट जो हमारे संपर्क में आएंगे उनका भी भविष्य में सुधार सकूँगा। तो ये मुझे लगता है मैं भाग्यशाली हूँ कि कुछ लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकूँगा भविष्य के लिए। अच्छा, ये टॉपिक कौन सा है, कौन सा इसमें? सर हमारा टॉपिक तो अभी जो इंटरव्यू में दिए थे तो उसका टॉपिक था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर अंडर डिफरेंट प्लांटिंग टेक्निक एंड रेजिड्यू मैनेजमेंट इन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया। अच्छा, फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन जी, कितना मतलब जो तो इसमें क्या आपने कंपाइल किया, क्या निकाला इस टॉपिक में, क्या बताया वहाँ इंटरव्यू में, क्या बताया? जी सर, थैंक यू सर। अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत सारा है, अगर एलेबोरेट करें सर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो पर हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं कि हमने उसमें जो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, तो बेसिकली मैंने 2 ही क्रॉपें ली हैं, तो एक राइस एक व्हीट, जो मेजर हमारी क्रॉपें हैं जिनका जो है 70% जो फूड ग्रेन जो है इसी पे डिपेंड है राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम पे। तो इनके लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और जो हमारी जनसंख्या है इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको खाने की भी बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। पहले थी, लेकिन ग्रीन हाउस के बाद ग्रीन जो हमारे ग्रीन रेगुलेशन आया तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के ही थ्रू जो ये संभव हो सका कि हमारा फूड ग्रेन अच्छा सा प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा टॉपिक ये है, एक राइस का है और एक व्हीट का है। तो राइस में जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं तो वो डायरेक्ट सीडेड राइस है, और एक जो है वो जो कन्वेंशनल टिलेज है, जिससे जो फार्मर्स प्रैक्टिस हैं, जो फार्मर्स लेते हैं। और जो व्हीट क्रॉप में है यानी कि गेहूं है, उसमें 0 टिलेज है और एक कन्वेंशनल टिलेज है। तो राइस में हमने डायरेक्ट सीडेड, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बीएचयू में, आपने ये क्यों लिया है डायरेक्ट सीडेड राइस और ट्रांसप्लांटेड राइस, यही क्यों लिया है, इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, टॉपिक ये क्यों लिया? तो मैंने उनको बताया कि जो है हमारा जो है प्रोडक्शन हो रहा है काफ़ी कम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वी हैव ओनली 43 मिलियन टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, बट वी हैव नीड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वी हैव नीड 143 to 156 मिलियन टन प्रोडक्शन बाई 2020। तो इसके अनुसार हमें प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है, और प्रोडक्शन ज़्यादा तभी होगा जब हम अच्छी से रिसर्च करेंगे। तो यही है। और इसके अंदर फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन में ये तो हो गया प्लांटिंग टेक्निक में, और दूसरा फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन में जो दूसरा ट्रीटमेंट था उसमें हमने लिया है रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, जितना रिकमेंडेड डोज होता है। फिर उसके बाद जो हमें फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन के लिए करना है कि कितना मतलब जो फसल को रिक्वायरमेंट होता है उतना ही दें, ताकि हमारा ज़्यादा ना इनपुट लगे और ना ज़्यादा सॉइल में जाए, ताकि सॉइल फर्टिलिटी या हेल्थ जो है प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैंने रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र लिया। और फिर एक न्यूट्रेंट एक्सपर्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से हम फर्टिलाइज़र को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब जितना क्रॉप को ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है कंप्यूटराइज, उससे चेक कर सकते हैं हाँ फसल की, उस पर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि किस हिसाब से इसको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वहाँ की रेनफॉल कैसी है, वहाँ का पीएच सॉइल का कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो हमारा सॉफ्टवेयर बताता है कि हाँ इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो हम प्रिसाइज मैकेनिज्म, एक जो है नया टेक्निक है एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी में हम कहें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो उस बेसिस पे हम फर्टिलाइज़र को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू। अच्छा, तो ये जैसे फर्टिलाइज़र वाला जो टॉपिक था,
तो काफ़ी अच्छा कंपाइल किया है तुमने। और इसके बाद और भी बहुत से मुद्दे हैं। कोई ऐसा मुद्दा समझ में आता है जिस पर चाहते हो कि आगे जिस पर काम करो? चूँकि इस समय बहुत सी नई नई खेती में भी बदलाव हो रहे हैं, जैविक खेती की तरफ बढ़ा जा रहा है, फर्टिलाइजर से हट करके जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तो मैंने यहाँ पे सर एक चीज़ बात कही है, फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी कम किया जा रहा है। फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन ना कि मैंने कहा यहाँ केमिकल के थ्रू देना है। हम फर्टिलाइजर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कितना हम वो रिक्वायरमेंट है क्रॉप को, न्यूट्रिएंट को, ठीक है, तो वो हम किसी बेसिस पे दे सकते हैं, चाहे केमिकल बेसिस पे दें चाहे ऑर्गेनिक बेस पे दें। लेकिन केमिकल बेस पे अगर देंगे तो थोड़ा गवर्नमेंट भी उसका मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए, और उसका जो है डोज जो है ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही दें, उतना ही देना चाहिए। मतलब मेजरमेंट होना चाहिए उसका, एक प्रॉपर उसमें इंस्ट्रूमेंट भी वो भी शामिल होना चाहिए। इस तरीके से नहीं, बहुत अच्छा है ये। काफ़ी इसमें अच्छी टेक्निकल बात बताई, और हम चाहते हैं कि और भी अच्छा आगे करके और भी अगले इंटरव्यू में तुमसे हम बहुत डीपली चीज़ें पूछें। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम ऐसे ही और मेहनत करोगे और आगे इस लायक बनोगे कि कुछ ऐसा महत्वपूर्ण किसान के लिए कर लोगे और छात्रों के लिए कर लोगे, ताकि आने वाले समय में तुम्हें भी फक्र होगा कि तुम जो चाहते थे वो तुमने कर दिखाया, और लोग भी तुम्हें, आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि हाँ इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ वहीद, और निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, हमारी ऐसी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।